नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जो पीछे की 2 क्लासें थी जैव रसायन की, उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट के जो प्रकार थे उनके बारे में पढ़ा है। एक प्रकार और बचा है, उसकी आज हम चर्चा करेंगे। उसका नाम है पॉलीसेकेराइड। क्या नाम है? पॉलीसेकेराइड। देखो, क्लास को शुरू करने से पहले जितने भी विद्यार्थी हैं वे सब अपने जो कृषि संकाय के विद्यार्थी है वहाँ तक इस क्लास को पहुँचाने में मदद करें और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें, जिससे कहीं ढाणी में, किसी भी गांव में और जो आखिर कोने पे बैठा विद्यार्थी है वहाँ तक ये क्लास पहुँच सके। ठीक है, अब मैं जो तीसरा पार्ट बचा हुआ है उसकी बात करने जा रहा हूँ, पॉलीसेकेराइड की। देखिए, पॉलीसेकेराइड, इस पॉलीसेकेराइड के बारे में हम बात करेंगे कि आपने 2 इकाइयाँ पहले पढ़ी है। एक का नाम है मोनोसेकेराइड और दूसरे का नाम था ओलिगोसेकेराइड। अब मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड के बाद में आता है आपका पॉलीसेकेराइड। कौन सेकेराइड आता है? पॉलीसेकेराइड। इसकी हम बात करते हैं पॉलीसेकेराइड क्या होता है या किस प्रकार से हम पॉलीसेकेराइड को जानते हैं। तो मोनोसेकेराइड अथवा ओलिगोसेकेराइड के ऐसे बहुलक जिनके अणुभार बहुत अधिक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पॉलीसेकेराइड कहते हैं। जो मोनोसेकेराइड थे जिनका हम और अधिक अपघटन नहीं कर रहे थे, उसके बाद में जो ओलिगोसेकेराइड थे उनके अधिक अणुभार वाले ऐसे यौगिक जिनसे उनका निर्माण नहीं होता तो उन्हें हम क्या कहते हैं? पॉलीसेकेराइड कहते हैं। तो पॉलीसेकेराइड की परिभाषा इस प्रकार से लिखनी है कि मोनोसेकेराइड अथवा ओलिगोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड अथवा ओलिगोसेकेराइड। दोनों सेकेराइड आ गए, एक मोनोसेकेराइड आएगा, दूसरा कौन सा आएगा? ओलिगोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड अथवा ओलिगोसेकेराइड के ऐसे बहुलक जिनके अणुभार बहुत अधिक होते हैं के ऐसे बहुलक जिनका अणुभार बहुत अधिक होता है उन्हें पॉलीसेकेराइड कहते हैं। ओके, अब जो पॉलीसेकेराइड होते हैं ये पॉलीसेकेराइड सबसे पहले तो होते हैं अक्रिस्टलीय। तो आप इसमें ये लिख सकते हो, यह अक्रिस्टलीय होते हैं नंबर 1 में। नंबर 2 ये कह सकते हो कि यह स्वादहीन होते हैं, यह स्वादहीन होते हैं, इनका कोई स्वाद नहीं होता है। नंबर 3 आप ये कह सकते हो, यह जल में अविलेय होते हैं। अक्रिस्टलीय होते हैं, स्वादहीन होते हैं और जल में कैसे होते हैं? अविलेय। कौन? पॉलीसेकेराइड। 3 चीजें हो गई। अब इसके बाद में हम ये कहते हैं, इन सेकेराइडों को, जो पॉलीसेकेराइड हैं, इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। इन्हें 2 भागों में बांटा गया है और इसके 2 भाग कौन कौन से हैं? इसका जो फर्स्ट पार्ट है वह होता है साधारण पॉलीसेकेराइड और दूसरा होता है वह होता है जटिल पॉलीसेकेराइड। पहला पार्ट है साधारण या सिंपल पॉलीसेकेराइड और सेकंड भाग है जटिल पॉलीसेकेराइड। कि सरल सेकेराइड, सरल पॉलीसेकेराइड और जटिल पॉलीसेकेराइड, 2 प्रकार के आपके पास में पॉलीसेकेराइड हैं। तो हम
सरल पॉलीसेकेराइड की बात करें कि सरल पॉलीसेकेराइड में कौन कौन सी इकाइयाँ आती है, तो इसके अंदर जो इकाई आती है उसमें आपने पढ़ा है कि स्टार्च एक सरल पॉलीसेकेराइड है। दूसरा हम ऐसा कह सकते हैं कि जो सेलुलोज है वह कैसा है, सरल पॉलीसेकेराइड है। तो स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, तो ग्लाइकोजन लिख लेना आप। स्टार्च या ग्लाइकोजन के बारे में चलो ये लिख देता हूं, ग्लाइकोजन। स्टार्च ग्लाइकोजन कैसे सेकेराइड है, सरल पॉलीसेकेराइड है। इसके अलावा जटिल पॉलीसेकेराइड में कौन कौन आते हैं, पेक्टिन आता है, लिग्निन आता है, लिख लो आप, देखें पेक्टिन, लिग्निन, हेमी सेलुलोज, ये किस में आते हैं, जटिल पॉलीसेकेराइडों में। तो हमें पॉलीसेकेराइडों को कितने भागों में बांटा था, 2 टाइप्स। कौन कौन से, सरल और जटिल। सरल में स्टार्च और ग्लाइकोजन आते हैं, जटिल में पेक्टिन आता है, लिग्निन आता है, हेमी सेलुलोज आता है। ठीक है, ये इसके 2 पार्ट थे। अब इसके बाद में एक चीज हम ध्यान रखना है कि पॉलीसेकेराइड होते हैं, इन पॉलीसेकेराइडों का सामान्य सूत्र क्या होता है, C6H10O5 होता है। तो आप ये लिख लेना यहाँ पे, सामान्य सूत्र C6H10O5 का होल n, ये किसका सूत्र होता है, पॉलीसेकेराइडों का सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है, पॉलीसेकेराइडों का। और इसमें जो n होता है, ये n है ना, n, इस n का मान अज्ञात होता है, ये कितना भी हो सकता है, ये ज्ञात नहीं होता है। तो पॉलीसेकेराइडों का सामान्य सूत्र C6H10O5 का होल n होता है, n का मान अज्ञात होता है। कैसा होता है, अज्ञात होता है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि जितने भी पॉलीसेकेराइड है ये मोनोसेकेराइडों के उच्च बहुलक होते हैं, क्योंकि मोनोसेकेराइडों की सीधी सी बात है, हम कह सकते हैं कि पॉलीसेकेराइड है ये मोनोसेकेराइडों क्या है, उच्च बहुलक हैं, क्योंकि एक इकाई होती है मोनो में, जबकि पोली में उनकी क्या होती है, अधिक इकाइयां पाई जाती हैं। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि जो तनु अम्लों के साथ गर्म करने पर जल अपघटितों के लिए शर्कराएं देते हैं, सेलुलोज में सर्वाधिक मिलने वाला कार्बनिक पदार्थ हैं, ये कोशिका भित्ति में भी पाए जाते हैं। जो कोशिका भित्ति होती है उसमें क्या होता है, सेलुलोज होता है, उसमें भी ये उपस्थित होते हैं। इनके बारे में हमें नहीं नोट करना है, केवल ध्यान रखना है। ठीक है, अरे यहां तक समझ में आ रहा है ना, तो समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आप बताइए, देखें कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके बाद में मैं बात करूंगा यहां से आगे, तो हम बात करते हैं कि इनके मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। तो इनके मुख्य स्रोतों की बात करते हैं कि मुख्य स्रोत, तो मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं कि मुख्य स्रोत लकड़ी है, जूट है, पटसन है, रुई है। तो मुख्य स्रोतों में आप ये लिख लेना, इसमें मुख्य स्रोत में सबसे पहले लिखना आप लकड़ी, उसके बाद में लिख लेना जूट, जूट के बाद में लिख लेना पटसन, पटसन के बाद में लिख लेना रुई, कि लकड़ी, जूट, पटसन, रुई आदि पाए जाते हैं। और इसके अलावा आप ये कह सकते हैं उसमें विशेष तौर से कि यह 97 से 99%, यह 97 से 99% जो पाए जाते हैं सन में पाए जाते हैं, पटसन में पाए जाते हैं, कपास में पाए जाते हैं। ठीक है, 97 से 99%। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं जितने भी अनाज होते हैं उन अनाजों में ये 30 से 43% के रूप में सेलुलोज होता है। अनाजों में 30 से 43% तक सेलुलोज पाया जाता है।
अनाजों में 30 से 43% क्या आ जाता है, सेलुलोज पाया जाता है। अब यदि हमें बात करें कपास की, तो इसके बारे में देख लो। कपास क्या है कि एक स्टार डाल के लिखना कपास। कपास होती है, इस कपास के बारे में हम यह कह सकते हैं कि कपास रुई जो लगभग है वे कैसा सेलुलोज है, शुद्ध सेलुलोज है। कपास है वह शुद्ध सेलुलोज है। आपको पूछ लिया जाए कि शुद्ध सेलुलोज की संख्या किसे दी गई है, कपास को। किसको दी गई है, कपास को। इसके अलावा आप यह भी कह सकते हो कि एमाइलेज, एमाइलम के नाम से किसको जाना जाता है, आपको पूछ लिया जाता है कि एमाइलम, एमाइलम के नाम से किसको जाना जाता है। तो एमाइलम के नाम से किसको जानते हैं हमें, स्टार्च को। किसको जानते हैं, स्टार्च को। यह भी ध्यान रखना कि एमाइलम के नाम से किसको जाना जाता है, तो स्टार्च को जाना जाता है। किसको जाना जाता है, स्टार्च को। और जो ये स्टार्च होता है, इस स्टार्च का मुख्य स्रोत क्या है, इस स्टार्च का मुख्य स्रोत है वनस्पति। क्या है, वनस्पति। स्टार्च का मुख्य स्रोत वनस्पति है। ये लिख सकते हो कि एमाइलम के नाम से स्टार्च को जाना जाता है। स्टार्च का मुख्य स्रोत वनस्पति है। जितने भी पेड़ पौधे हैं वह स्टार्च के मुख्य स्रोत है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि पौधों का जो सबसे सुरक्षित खाना है वे कौन है, स्टार्च है। तो स्टार्च मुख्यतः किन किन में पाया जाता है, तो स्टार्च के लिए आप सबसे पहले मुख्यतः जो स्रोत वनस्पति है, लेकिन पाया किन में जाया जाता है, ये मुख्यतः ये पाया जाता है सबसे पहले आप कहोगे आलू में। किसमें, आलू में। स्टार्च मुख्यतः आलू में पाया जाता है, चावल में पाया जाता है। आलू है, चावल है, शकरकंद है, या क्या कह सकते हो, अखरोट है। आलू, चावल, शकरकंद, अखरोट, साबूदाना, सभी जितने भी भोज्य पदार्थ होते हैं। एक साबूदाना होता है सांगोपाव, उसमें भी क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। तो आलू, चावल, शकरकंद, अखरोट, साबूदाना आदि में स्टार्च पाया जाता है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि यदि इनकी मात्रा आ जाए कि आलू में कितने प्रतिशत है या चावल में कितने प्रतिशत है जो स्टार्च पाया जाता है, उसकी मात्रा कितनी कितनी है, उसके बारे में यदि हम बात करें तो ऐसा कह सकते हैं। ध्यान से देखिए, यदि हम कहें कि सबसे पहले ऐसा कहें कि आपके पास में जो आलू है, आलू में कितने प्रतिशत होता है, तो आलू में जो स्टार्च होता है उसकी मात्रा होती है 15 से 20%। कितनी होती है, 15 से 20%। जो गेहूं होता है, अनाज की बात करें तो गेहूं के अंदर इसकी मात्रा कितनी होती है, 60 से 70%। इसके अलावा जो मक्का है, इस मक्के में कितनी मात्रा होती है, मक्के में होती है जी 65 से 70%। इसके अलावा जो चावल है, चावल में स्टार्च की मात्रा कितनी होती है, चावल में स्टार्च की मात्रा होती है वह होती है 75 से 80%। तो ये इनकी मात्राएं पाई जाती है। इन पदार्थों में इतना इतना स्टार्च पाया जाता है और ये स्टार्च के रूप में होते हैं। अब एक नाम आता है आपके पास में कि जंतु स्टार्च या यकृत स्टार्च किसे कहते हैं। जैसे आपको हेडिंग के रूप में लिखना है जंतु स्टार्च, या इसको पूछ सकते हैं हम यकृत स्टार्च के नाम से। जंतु स्टार्च या यकृत स्टार्च क्या है, तो इसमें आपको सबसे पहले ऐसे लिखना है कि ग्लाइकोजन होता है, कि लिखो ग्लाइकोजन, लिखो देख सभी लोग, ग्लाइकोजन सभी जंतु कोशिकाओं, ग्लाइकोजन सभी
जंतु कोशिकाओं, ग्लाइकोजन सभी जंतु कोशिकाओं, उत्तकों, ग्लाइकोजन सभी जंतु कोशिकाओं, उत्तकों, यकृत तथा मांसपेशियों के रूप में इकट्ठे कार्बोहाइड्रेट के रूप में पाया जाता है। इकट्ठे कार्बोहाइड्रेट के रूप में पाया जाता है, जिसे जंतु स्टार्च या यकृत स्टार्च भी कहते हैं। कि जंतु स्टार्च या यकृत स्टार्च के नाम को से किसको जाना जाता है? ग्लाइकोजन को। किसको जाना जाता है? ग्लाइकोजन को। ये ग्लाइकोजन है। इस ग्लाइकोजन को किसके नाम से जानते हैं? जंतु स्टार्च या यकृत स्टार्च के नाम से भी जानते हैं। और ये सभी जंतुओं की कोशिकाओं में, उत्तकों में, यकृत में, मांसपेशियों में पाया जाता है, क्योंकि वे वहां पे कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है? ऑब्जर्वेशन करता है, इकट्ठा करता है। इसीलिए इस ग्लाइकोजन को हमें जंतु स्टार्च या यकृत स्टार्च भी कहते हैं। ओके, अब देखो इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो जंतु स्टार्च है चाहे यकृत स्टार्च है, इसकी हमें संख्या दे रखी है। इसके बाद में हम ये कहते हैं जो ये यकृत स्टार्च होता है ये सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? जो यकृत स्टार्च है ये सर्वाधिक पाया जाता है मांसपेशियों में। किसमें पाया जाता है? मांसपेशियों में। यकृत स्टार्च सर्वाधिक मांसपेशियों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? मांसपेशियों में पाया जाता है। इसके अलावा हम ये कहते हैं जैसे ही मांसपेशियों में ये अधिक क्यों पाया जाता है? कि मांसपेशियों में जब मांसपेशियां सिकुड़ती है या फैलती है, ये इनकी बात करें भाई, ये मांसपेशी यहाँ से क्या हो रही है? सिकुड़ रही है, चाहे फैल रही है। तो इनको सिकुड़ने या फैलने के लिए जो ऊर्जा प्रदान करता है, एनर्जी प्रदान करता है, वह यकृत स्टार्च ही करता है। कौन करता है? यकृत स्टार्च ही प्रदान करता है उनको एनर्जी या ऊर्जा। और जब आप उपवास रखते हो, क्या रखते हो? उपवास रखते हो, व्रत रखते हो, क्योंकि इस महीने में खूब सारे उपवास व्रत चल रहे हैं। तो जब आप उपवास रखते हो, व्रत रखते हो या आपको भूख लगती है, तो उसका जो नियंत्रण करता है वे यकृत स्टार्च करता है। कौन करता है? यकृत स्टार्च करता है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं, अब इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं, ये यकृत होता है, इस यकृत में क्या होता है कि ग्लाइकोजन होता है, वह शीघ्रता से किसमें परिणत हो जाता है? ग्लूकोज में परिणत हो जाता है। ग्लाइकोजन शीघ्रता से ग्लूकोज में परिणत होता है और वो रुधिर में धारा प्रवाहित करता है, और रुधिर में धारा प्रवाहित करने से हमारे शरीर की जो क्रिया विधि है सुचारू रूप से चलती रहती है। अब इसके अलावा हम बात करेंगे, एक कुल पाया जाता है, स्टार डाल के हेडिंग डालना, उसमें लिखना कंपोजिटी या कंपोजिटी बोलते हैं इसको, कंपोजिटी कुल के पादप, कुल के पादप, ये हेडिंग डालना आप सब लोग, कुलकोजिटी, तो कंपोजिटी कुल के पादप। इसमें कौन कौन से पादप आ जाते हैं? जैसे आप कहते हो मुख्य रूप से एक तो प्याज है और एक कौन है? लहसुन। प्याज और लहसुन कंपोजिटी कुल के पादप। छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है, किन्हीं दो कंपोजिटी कुल के पादपों के नाम लिखिए, तो कौन कौन से लिखोगे? प्याज और लहसुन। अब इन दोनों में सर्वाधिक किसकी मात्रा पाई जाती है? वह पाई जाती है फ्रक्टोज की। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि कंपोजिटी कुल के पादपों में सर्वाधिक किसकी मात्रा पाई जाती है? तो फ्रक्टोज की। क्वेश्चन के रूप में लिखना है कि कंपोजिटी कुल के पादप है प्याज और लहसुन। इससे क्वेश्चन एक तो यह बन सकता है कि कंपोजिटी कुल के कोई दो पादपों के नाम लिखिए, प्याज और लहसुन। कंपोजिटी कुल के पादपों में सर्वाधिक कौन सी शर्करा पाई जाती है? फ्रक्टोज। कौन सी पाई जाती है? फ्रक्टोज। ये क्वेश्चन आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद हम ये कहेंगे कि फ्रक्टोज पाई जाती है
अब हम ये कह सकते हैं कि जितने भी आपके पास में पॉलीसेकेराइड है, उन पॉलीसेकेराइडों को सरल पॉलीसेकेराइड भी कहते हैं, क्योंकि इनमें एक तरह की शर्कराएं बहुलक होती हैं और जटिल पॉलीसेकेराइड होते हैं, वे अनेक प्रकार के अणुओं के रूप में टूट जाते हैं, जिससे हम इसमें जो मिलने वाले पॉलीसेकेराइड है उसके अणु अन्य प्रकार से मिलते हैं। उनके हम कुछ 2-3 अणु हैं, उन अणुओं की बात करते हैं, वे आपको लिखना है कौन कौन से अणु है ना, उनके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कौन कौन से अणु हैं। इन अणुओं के बारे में सबसे पहले आपको लिखना है एक नाम हेमीसेलुलोज। क्या लिखना है? हेमीसेलुलोज। हेमीसेलुलोज क्या होता है इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये पौधों की कोशिका भित्ति में लिग्निन के साथ युक्त होता है। तो हेमीसेलुलोज लिख के आप इसमें लिख लेना, पौधों की कोशिका भित्ति, जो पौधों की कोशिका भित्ति होती है, उस पौधों की कोशिका भित्ति में लिग्निन के साथ, कोशिका भित्ति में लिग्निन के साथ संयुक्त है, के साथ। ये तो कौन है? हेमीसेलुलोज। नंबर 2 कौन सा होता है? नंबर 2 है लिग्निन खुद। लिग्निन का क्या रोल रहता है? लिग्निन होता है ये पौधे के रेशेदार भागों में, ये पौधे के रेशेदार भागों में सेल्यूलोज के साथ संयुक्त रहता है। किसके साथ? सेल्यूलोज। ये पौधे के रेशेदार भागों में सेल्यूलोज के साथ मिश्रित होता है। नंबर 3 होता है पेक्टिन। कौन होता है? पेक्टिन। पेक्टिन का क्या कार्य होता है? यह मुख्यतः किसमें पाया जाता है? यह मुख्यतः जितने भी फल होते हैं उनमें पाया जाता है। यह मुख्यतः फलों में पाया जाता है, जो उन्हें सुरक्षित रखता है। यह मुख्यतः फलों में पाया जाता है जो उन्हें क्या रखता है? सुरक्षित रखता है। तो ये तीनों पॉइंट आपको पता होना चाहिए। हेमीसेलुलोज क्या है? कि पौधे की कोशिका भित्ति और लिग्निन के साथ संयुक्त रहता है। लिग्निन क्या है? रेशेदार भागों में पाया जाता है पौधे के, और किसके साथ संयुक्त रहता है? सेल्यूलोज। पेक्टिन क्या है? ये फलों में पाया जाता है जो उसको उन्हें सुरक्षित रखता है। ये तीनों पार्ट आपको पता होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के जैविक कार्य, जो 2-3 कार्य हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट के जैविक कार्य कौन कौन से हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट के जैविक कार्य देखें। कार्बोहाइड्रेट के जैविक कार्य। हाइड्रेट्स के जैविक कार्य। कार्बोहाइड्रेट्स के जैविक कार्य। सबसे पहला कार्य जो इसके कार्य लिख लो, देखें। शरीर को ऊष्मा एवं ऊर्जा प्रदान करना। कि सबसे पहला क्या कार्य है कि शरीर को जो हीट प्राप्त करता है ये करता है। और यदि आप किसी कार्य को करते हो तो कार्य करने के लिए आपके शरीर में क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। यदि आप पढ़ाई कर रहे हो भी, जो आप लिखने का काम कर रहे हो, साथ साथ समझने का काम कर रहे हो, तो उसमें किसकी जरूरत है? आपको एनर्जी की जरूरत है। और एनर्जी कब मिलेगी? जब हम कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण करोगे। जो आपने भी पार्ट लिखे थे, आप आलू खाओगे,
आज सब लोगों ने आलू की सब्जी खाई होगी ना। आप आलू खाओगे, गेहूं खाओगे, तो ये सारी चीजें जब आप ग्रहण करोगे तब आपके शरीर में क्या प्राप्त होगा? कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होगा। और चावल खाओगे तब प्राप्त होगा। तो यदि आपको अधिक कार्बोहाइड्रेट लेना है तो क्या खाना है? चावल खाना है। तो ये चीजें खाने पर आपको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होगा और कार्बोहाइड्रेट से आपको शरीर को क्या प्राप्त होगी? ऊर्जा प्राप्त होगी। नंबर 2 हम बात करते हैं तो इसमें लिखते हैं कोशिका झिल्ली का निर्माण करता है। कोशिका झिल्ली का निर्माण करता है। और नंबर 3 है, इसमें लिख लेना पादपों के कंकाल का निर्माण करता है। पादपों के कंकाल का निर्माण है कि जो पादप हैं, जो पादपों की बॉडी स्ट्रक्चर बनती है, जो उसकी संरचना बनती है, जो उसमें टहनियाँ वगैरह आती है, रूट्स वगैरह, बाकी जो जितना भी शरीर है, उस शरीर का निर्माण किससे होता है? कार्बोहाइड्रेट से होता है। किससे होता है? कार्बोहाइड्रेट। तो आपको सीधा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट के जैविक कार्य लिखिए। तो शरीर को ऊष्मा एवं ऊर्जा प्रदान करना, कोशिका झिल्ली का निर्माण करना, पादपों के कंकाल का निर्माण करना, ये इसके मुख्य जैविक कार्य हैं। ये होता है आपका कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट। इस कार्बोहाइड्रेट के बाद में हम जो अगला टॉपिक लेंगे उसका नाम होगा प्रोटीन। क्या नाम होगा? प्रोटीन। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि यहां तक जो करवाया हुआ टॉपिक है वह आपको कंप्लीट समझ में आया होगा। आपने साथ साथ नोट्स भी तैयार किए होंगे। जो अगली क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे प्रोटीन की। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।